व्यूअर्स, इंडिया ने जीत लिया आज पहला टेस्ट मैच, पहला T20 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन साउथ अफ्रीका ने भरपूर कोशिश की कि इस मैच को और किस तरह से बुरी तरह से भी हारा जा सकता है। और खैर, इसके पहले कि हम मैच के बारे में बात करें, पहले तो हम ये देखें कि इन्होंने टीम क्या खिलाई इंडिया ने। तो जो हम प्रीव्यू में डिस्कस कर रहे थे कि प्रोबेबली ये लोग शायद तिलक वर्मा को नहीं खिलाएंगे, लेकिन इन्होंने तिलक वर्मा को खिलाया। और तिलक वर्मा जैसा आज के मैच में खेला है, अगर ये इमर्जिंग एशिया कप में खेला होता तो इंडिया जीत जाती मैच। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अभिषेक शर्मा रन बनाएगा, और अभिषेक शर्मा ने रन बनाए भी नहीं। टॉस जीत के साउथ अफ्रीका ने इंडिया को पहले बैटिंग दे दी, और सूर्या कह रहा था कि हम पहले बैटिंग करना भी चाहते हैं। ये मतलब बड़े ताज्जुब की बात है कि पहले बैटिंग क्यों करना चाहते थे, जबकि नया विकेट है, विकेट के बारे में आपको कुछ पता नहीं है। लेकिन ठीक है, जो भी किया उसने, या जो भी वो करना चाहता था वैसा किया भी, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब इसके पीछे उसकी क्या थिंकिंग थी मुझे तो नहीं पता। तो अल्टीमेटली इट वाज अ गुड टॉस टू लूज, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने आपको अपने मन की चीज करने के लिए दे दी। और उसके बाद संजू सैमसन से, जैसे कि हमने प्रीव्यू में भी डिस्कस किया था कि संजू सैमसन तो अच्छा करने की हमको उम्मीद है, लेकिन संजू सैमसन के साथ क्या होता है कि ये लगातार 2-3 मैचेस में परफॉर्म कर जाए, ऐसा होता नहीं है। और आज तो इसने गजब ही कर दिया, मतलब गजब की बैटिंग की संजू सैमसन ने। पिछले T20 में हैदराबाद में बांग्लादेश के अगेंस्ट सेंचुरी बनाई थी, और आज कंसेक्यूटिव सेकंड सेंचुरी इसने बना दी। तो ये इंडिया का पहला बैट्समैन हो गया जिसने T20 में लगातार 2 सेंचुरी मारी है। तो बहुत बड़ी बात है। खैर, हमको तो अच्छा लगता है संजू सैमसन। तो संजू सैमसन के रन बनाने से हम तो बड़े खुश होते हैं, क्योंकि हमको हमेशा यही लगता है कि इसका ड्यू इसको एक तो मिला नहीं है, कुछ हद तक तो मिला नहीं है, क्योंकि इसको हमेशा गलत टाइम पे गलत टीमों में सेलेक्ट किया जाता रहा है। जब इसको वनडे का वर्ल्ड कप हो रहा होता है तो T20 में सेलेक्ट करते हैं, जब T20 का वर्ल्ड कप होता है तो वनडे की टीम में सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर T20 वर्ल्ड कप में इस बार गया तो खेलने का मौका नहीं मिला, एक भी मैच खेलने का नहीं मौका मिला। हम पूरे 7 मैच विराट कोहली को घसीटते रहे, और फिर उसने कुछ करके नहीं दिया। लेकिन फिर भी हमने संजू सैमसन को मौका नहीं दिया। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इसके साथ कई बार अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है। दूसरी बात यह है कि जब जब इसको मौका मिला, कुछ तो इसने भी कबाड़ा किया है अपना। मतलब हमेशा हमें ये शुरू से मालूम था कि इसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये खेलते हुए लगता भी बहुत अच्छा है, जब तक ये क्रीज पे रहता है तब तक बहुत अच्छा रहता है, और जब ये जिस बॉल पे आउट होता है बस वही एक गंदा शॉट मारा करता है ये। तो उस हिसाब से मतलब मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे ये तो था कि ये रन बनाएगा, लेकिन इतनी बढ़िया सेंचुरी बना देगा कि इंडिया की तरफ से फास्टेस्ट सेंचुरी बना देगा। फास्टेस्ट तो नहीं है, खैर फास्टेस्ट तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा की है। 35-36 बॉलों में कुछ उसने सेंचुरी बनाई थी श्रीलंका के अगेंस्ट, लेकिन फिर भी काफी अच्छी सेंचुरी बनाई इसने। 50 बॉल्स में 107 रन बनाए, 7 चौके और 10 छक्के मारे। और हालांकि ये है कि 10 छक्के का ये मतलब, अब आपने देखा मतलब वहां वो ग्राउंड, इन लोगों को भी आईपीएल की बीमारी लग गई है। ऐसे 20 जो होता है, ऐसे 20 कुछ नहीं है, वो आईपीएल की छोटी बहन है। जो इनका T20 टूर्नामेंट होता है इंटरनल साउथ अफ्रीका का, उसमें क्या है, सारे ओनर्स फ्रेंचाइजी जो हैं वो सारे इंडियंस हैं, और वो सब वहां कुल मिला के वही होता है काम जो आईपीएल में होता है, छोटे लेवल पे होता है। लेकिन वो अब उसको देख लीजिए, अब 60-60 मीटर की बाउंड्री बना के रखी है। एक तरफ तो 56 मीटर की बाउंड्री थी। तो अब आपने देखा, जैसे एक बार मैंने और आप लोगों से कहा था कि जब ग्राउंड छोटा होता है ना, तो छक्के बहुत लंबे लंबे लगते हैं। तो क्योंकि क्या होता है, बैट्समैन का दिल बड़ा हो जाता है। अब आप 30 मीटर की बाउंड्री अगर कर देंगे ना, तो बैट्समैन 100-100 मीटर के छक्के मारेंगे, क्योंकि फिर उनको आउट होने का डर नहीं रहता है ना। तो बात वही है। अब जैसे 60 मीटर की बाउंड्री थी, कितने छक्के पड़े यार, 7 संजू, कितने 10 और 1 11 2 13 छक्के इंडिया ने मारे, बताइए आप। और उसके बाद साउथ अफ्रीका ने भी ढेर सारे मारे। साउथ अफ्रीका ने 3-2 5-2 7-1 8 9 10 छक्के साउथ अफ्रीका ने मारे, जबकि साउथ अफ्रीका ने बनाए कुछ 141 रन ही बनाए, लेकिन उसमें भी 10 छक्के मारे इन्होंने। तो 13 और 10 23 छक्के पड़े।
अब यहीं अगर ये बाउंड्री 80 मीटर की होती ना, तो बैट्समैन डर जाता है कि अरे यार मैंने हवा में मारा और कहीं कनेक्ट नहीं हुई तो फिर मैं आउट हो जाऊंगा। और उसमें अक्सर होता भी है कि 80 मीटर की बाउंड्री पे बैट्समैन अक्सर बाउंड्री पे कैच हो जाते हैं, क्योंकि उनसे छक्के पड़ते ही नहीं है। लेकिन जहां आपने 60 मीटर की बाउंड्री कर दी ना, वहां बैट्समैन 100 मीटर के छक्के मारते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। तो ये एक्चुअली गेम के लिए ठीक नहीं है, गेम के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब ठीक है, T20 के हिसाब से ये जो फेस्टिवल टाइप का क्रिकेट होता है, और खासतौर पर बायलेटरल, तो बिल्कुल ही वैसे ही होता है। अब मुझे तो यही लगता है कि अब जैसे तिलक वर्मा है, तिलक वर्मा के परफॉर्म ना करने का क्या रीजन है उसमें, ऐसे वो जो ये हुआ था जो इमर्जिंग एशिया कप, क्योंकि वो नॉकआउट तो नहीं था, लेकिन वो आईसीसी इवेंट था। आईसीसी इवेंट ना भी अगर कहें उसको, कोई बड़ा इवेंट नहीं, तो भी मतलब वहां पे एक कप टूर्नामेंट टाइप की चीज थी। अब ये है बायलेटरल, तो यहां क्या प्रॉब्लम है? एक मैच में फेल भी हो गए, कोई बात नहीं है, दूसरे मैच में देख लेंगे, ये वाली फीलिंग आ जाती है। तो ये हमारे इंडियंस के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है। आईसीसी टूर्नामेंट्स ना जीतने का बहुत बड़ा रीजन ये है कि नॉकआउट में जाके डर जाते हैं, अरे यार अब ये अगर ये ऐसा हो गया तो क्या होगा, और उस चक्कर में हार जाते हैं। तो इसी वजह से ये आईसीसी टूर्नामेंट्स की परफॉर्मेंस इनकी अच्छी नहीं रहती है। और यहाँ बायलेटरल में लोग खूब रन बनाते हैं। तिलक वर्मा ने खूब, क्या तिलक वर्मा ने ऐसे रन बनाए, मतलब मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये वही तिलक वर्मा है जो अभी 10 दिन पहले वहां इमर्जिंग एशिया कप में इसके बल्ले में बॉल नहीं आ रही थी। ये 100 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था वहां, जो कि मतलब कंपैरेटिवली बहुत लोअर स्टैंडर्ड के प्लेयर्स, लोअर स्टैंडर्ड मतलब इंटरनेशनल से लोअर स्टैंडर्ड के प्लेयर्स खेल रहे थे ना। वो कोई इंटरनेशनल टीमें, मेन टीमें तो नहीं थी वो अपने देशों की। तो क्या रीजन है? रीजन यही है कि बस वहां नॉकआउट टूर्नामेंट है, डर लगता है कि हार गए तो ये होगा, बाहर हो जाएंगे, उस चक्कर में 100 की स्ट्राइक रेट से पूरा टूर्नामेंट खेल के आया है। अभिषेक शर्मा वहां पे भी नहीं चला था, और अभिषेक शर्मा यहां पे भी नहीं चला। अभिषेक शर्मा को बहुत सीरियसली सोचने की जरूरत है। ये आईपीएल में जो इसने रन बनाए हैं ना, आईपीएल में रन बना बना के इसको ये लगने लगा है कि बस सब जगह मैं ऐसे ही करूं। तो ये इसका कोच जो है ना, मेंटोर जो है युवराज सिंह, उसको जरा समझाना पड़ेगा, भैया आज भी ये मैच के पहले इंटरव्यू में कह रहा था मैं यूवी पाजी के तरह खेलना चाहता हूं, ऐसा करना चाहता हूं, वैसा करना चाहता हूं। भैया ये भी तो देख ले कि वो कैसे खेला करता था। वो इनिंग्स की शुरुआत ऐसे करता था क्या यार? कोई भी आदमी ऐसे नहीं कर सकता है शुरुआत। अरे 2-4 बॉल तो देख ले भैया, 2-4 बॉल तो देख ले। अब वो उसकी हैदराबाद में खेल खेल के आईपीएल में ऐसी आदत हो गई है, या आईपीएल में तो खैर सारी पिचेस ही ऐसी होती है, एक आध दो को छोड़ दो आप तो फिर ये प्रॉब्लम अभिषेक शर्मा के साथ है। अब रन नहीं बनाएगा इस सीरीज में तो बाहर हो जाएगा टीम से, इसको समझना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया, मतलब संजू सैमसन तो बुरी तरह से लगा हुआ था मारने पीटने, अभिषेक शर्मा तो जल्दी आउट हो गया। अभिषेक शर्मा हो गया 24 रन के ऊपर आउट। उसके बाद सूर्या और सैम ये खेलते रहे, हालांकि सूर्या ज्यादा नहीं चला, और सूर्या ने भी 2 चौके 1 छक्का मारा, लेकिन सूर्या आउट हो गया। सूर्या के आउट होने के बाद तिलक वर्मा ने 33 रन बनाए 18 बॉल में, 3 चौके 2 छक्के, वेरी गुड। और इसका एक भी छक्का मुझे वहां इमर्जिंग एशिया कप में नहीं दिखा। हार्दिक पांड्या आज जल्दी आउट हो गया। हार्दिक पांड्या से मुझे लग रहा था कि उम्मीद है कि बनाएगा रन, कुछ हो नहीं पाया उससे। बाकी फिर रिंकू सिंह भी कुछ नहीं कर पाया। एक तरफ से संजू सैमसन ही खेल रहा था, बस संजू सैमसन ही खेलता चला गया। वो तो उसकी पारी अगर नहीं आती तो शायद बाकी बल्लेबाजों को कुछ बैटिंग करने का मौका मिलता। तो अब मतलब ऑलमोस्ट आधी बॉलें तो संजू सैमसन ने ही खेल ली, आधी तो नहीं लेकिन ठीक है, फिर भी आधी से 10 कम, लेकिन उसमें स्कोर काफी अच्छा बना दिया उसने। और इनका तो हमेशा शुरू से ही 10 के ऊपर ही एवरेज चल रहा था। लगातार 13 ओवर में 14 ओवर में तो इनके 150 रन हो गए थे। तो काफी अच्छा संजू सैमसन ने खेला। पहला 24 पे अभिषेक शर्मा आउट हुआ, दूसरा स्काई 90 पे आउट हुआ 9वें ओवर में। 9वें ओवर में 90 पे मतलब 10 का स्ट्राइक रेट। फिर तिलक वर्मा 15वें ओवर में आउट हुआ 167 पे। फिर संजू सैमसन आउट हुआ 16वें ओवर में 175 पे। तो यहां पे भी देखिए आप 10 के ऊपर का ही रेट चल रहा था। फिर हार्दिक पांड्या 17वें ओवर में आउट हुआ 181 पे। फिर रिंकू सिंह 194 पे आउट हुआ 19वें ओवर में।
तो मतलब पूरा 10 का एवरेज चल ही रहा था। और एक टाइम तो ऐसा लग रहा था जब संजू सैमसन खेल रहा था कि ये तो 220 230 रन बना देंगे। लेकिन फिर बाद में ऐसा होता ही है कि विकेट गिरे, तो विकेट गिरने के बाद ये रन रेट कम हो ही जाती है। लेकिन आज मुझे एडन मार्करम की कप्तानी बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। एडन मार्करम ने बहुत ही खराब कप्तानी की, बहुत ज्यादा खराब कप्तानी की। एक तो उसने, आप बताइए, पहला ओवर अच्छा खासा फेंका, फास्ट बॉलर ने फेंका, उसके बाद दूसरे ओवर में खुद ही आ गया बॉलिंग करने, तीसरे ओवर में महाराज को लगा दिया। अरे भैया, जब नया विकेट है यार तो कम से कम फास्ट बॉलर से करवा लो ना यार, तुम चाहते क्या हो? मेरे को समझ में ही नहीं आया बिल्कुल। एक तो टॉस जीत के पहले तुमने वो ले ली, फील्डिंग ले ली। और अगर तुम्हें ये लग रहा था कि भैया बॉलिंग के लिए कुछ दम होगा तो फास्ट बॉलर्स को बॉल तो देते, बॉल दी ही नहीं इसने। मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्यों नहीं दी। और आई एम श्योर कि अगर ये मिडिल ओवर्स में अगर बॉलिंग देता ना स्पिनर्स को, इसके स्पिनर्स को नई बॉल करने की आदत नहीं है। हमने कभी केशव महाराज को नई बॉल करते हुए नहीं देखा है T20 में या वनडे में या किसी में भी, और खुद आ गया बॉलिंग करने। तो मतलब मुझे तो समझ में ही नहीं आया ये क्या किया इसने। उसके बजाय मार्को एंसन और उसको कुडजे को ही कंटिन्यू करता, या और वो नए क्या लड़का था जो, उसको दे देता भैया बॉलिंग। क्या नाम है उसका, मैं भूल गया। ये है इसका एंडले सिमिलेन, इसको दे देता। इसको ये बाद में लेके आया जब संजू सैमसन वगैरह सब सेट थे, और उसके 2 ओवर में 27 रन पिट गए। एक वो लेग स्पिनर को लेके आए थे, वो लेग स्पिनर अब बेचारा नया है, अब ठीक है वो क्या करेगा। लेकिन केशव महाराज और ये, इसको नहीं करनी चाहिए थी बॉलिंग पहले। एडन मार्करम आया, पहले ओवर में ही 10 रन खा गया। क्या इसने बहुत ही खराब। और ऊपर से इसको तो मैंने कभी रन बनाते हुए देखा ही नहीं है यार। मुझे याद ही नहीं है कि एडन मार्करम ने कब रन बनाए। ये वहां एसआरएच का भी कप्तान बना हुआ था पहले, फिर उसके बाद इसको भगाया कप्तानी से। लेकिन ना तो कप्तान रहते हुए रन बनाए, ना कप्तान ना रहते हुए रन बनाए। जब ये पैट्रिक कमिंस जब कप्तान बन गया पिछले साल, तब भी एडन मार्करम ने कुछ नहीं किया। इसने तो कभी कुछ किया ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आया कि यार ये क्या करता है, किस तरह से। ये एसआरएच का भी कप्तान था, फिर एसआरएच की टीम में भी खेल रहा है, अभी यहां अपनी साउथ अफ्रीका की, पूरे वर्ल्ड कप में इसने कुछ नहीं किया, और आज के मैच में भी कुछ नहीं किया। कहने को 2 चौके मारे और ऐसे चौड़ा होके बिल्कुल पोज दे रहा था। दूसरा चौका मारने के बाद अगली नेक्स्ट बॉल पे अर्शदीप ने धर के रख दिया उसको। हमें मालूम था कि अर्शदीप अच्छी बॉलिंग करेगा, वरुण चक्रवर्ती अच्छी बॉलिंग करेगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये रवि बिश्नोई को इतना बढ़िया बॉलर बना देंगे। आप खैर रवि बिश्नोई के ऊपर हम बाद में बात करते हैं। पहले तो जब 202 रन बन गए इंडिया के, उसके बाद ये लोग बैटिंग करने आए, तो अब आप देखिए एडन मार्करम ने 2 चौके मारे, अर्शदीप ने उसको आउट कर दिया। रायल रिकल्टन ठीक ठाक खेल रहा था, लेकिन रायल रिकल्टन को वरुण चक्रवर्ती ने आउट कर दिया। हमने प्रीव्यू में डिस्कस भी किया था ना कि ये वरुण चक्रवर्ती को नहीं समझ पाएंगे ये लोग, और क्लासेन और डेविड मिलर को अगर कोई परेशान कर सकता है तो वो वरुण चक्रवर्ती ही है। लेकिन आप ये देखिए इन लोगों ने अपनी बैटिंग ऑर्डर का कितना कबाड़ा किया। एक तो रीजा हेनरिक्स को क्यों नहीं खिलाया होगा, मेरी समझ में नहीं आया। क्या वो अनफिट है, ये मुझे पता नहीं, लेकिन रीजा हेनरिक्स होता, वो प्रॉपर ओपनर है। अब उसकी जगह आपने क्या किया, ट्रिस्टन स्टब्स को भेज दिया। अब ट्रिस्टन स्टब्स ने तो कभी 1 डाउन पे तो आया ही नहीं है भैया वो। इन्होंने पूरी बैटिंग ऑर्डर का कबाड़ा कर दिया। ट्रिस्टन स्टब्स को तीसरे नंबर पे भेजा और हेनरिक क्लासेन को चौथे नंबर पे। ये भैया ये तो पावर प्ले में ही बैटिंग करने आ गए थे दोनों। ये लोग पावर प्ले में बैटिंग करने वाले नहीं है। अरे यार, अगर ये अच्छे मार लेते हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इनको ऊपर ही भेज दोगे यार। हेनरिक क्लासेन को हमने कब से देखते चले आ रहे हैं कि भैया ये हमेशा जब 12वें 13वें ओवर में आता है उस टाइम स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे होते हैं, और उस टाइम ये बहुत बढ़िया बैटिंग करता है। पूरे वर्ल्ड कप में इसने ये किया। अभी आज इसको एडन मार्करम ने चौथे नंबर पे क्यों भेजा होगा? या तो खैर इनके पास बैट्समैन है ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। एक तो वो टेम्बा को क्यों निकाल दिया टीम से यार। ये एडन मार्करम से तो वो टेम्बा लाख दर्जे अच्छा था, कुछ तो रन बना लेता था। ये एडन मार्करम तो कुछ करता ही नहीं है। और कुछ भी हो, टेम्बा की कप्तानी एडन मार्करम से अच्छी थी।
ये इसने तो आज इतना कबाड़ा किया है, इसने तो क्या तो टीम खिलाई, बल्लेबाज इसमें है ही नहीं टीम में। बॉलर्स का तो मैंने मान लिया कि चलो आपने रेस्ट दे दिया, लेकिन एक तो वो वांडर डोसान पता नहीं कहाँ है इनका, वो अच्छा बैट्समैन है, लेकिन पता नहीं ट्रिस्टन स्टब्स और हेनरी क्लासन को तीसरे चौथे नंबर पे आप कैसे भेज सकते हो यार? आज तक नहीं खेले वो इन नंबरों पे, तो अभी कैसे खेल लेंगे? अरे पावर प्ले में आप मारना भी है, सब कुछ करना है, और उसमें अरे बॉल स्विंग हो रही है, ऐसा थोड़ी है यार मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन आके ऊपर खेल लेगा, बैटिंग कर लेगा। हो गई ना मुसीबत। अब ट्रिस्टन स्टब्स को आवेश खान जैसे बॉलर ने आउट कर दिया यार। बताइए आप, आवेश खान आज आपने देखा कितना वजन बढ़ गया है उसका। मैं जो कह रहा था कि इसने अपना इतना वजन बढ़ाया है, और बताइए उसने ट्रिस्टन स्टब्स को आउट कर दिया, और हेनरी क्लासन को तो वरुण को आउट करना ही था। मुझे पता था कि वरुण चक्रवर्ती आउट कर देगा इसको, हेनरी क्लासन को। लेकिन ये कि हेनरी क्लासन यार चौथे नंबर पे थोड़ी बैटिंग कर सकता है यार। क्या किया है एडन मार्करम ने। उसके बाद पांचवें नंबर पे डेविड मिलर, इन्होंने बैटिंग ऑर्डर का बड़ा कबाड़ा किया है यार। तो बैट्समैन बिल्कुल ही घर छोड़ के आ गए, बिल्कुल खिलाया ही नहीं, कोई बैट्समैन है ही नहीं इसमें। ये थोड़ी बैट्समैन है यार, प्रॉपर बैट्समैन होना चाहिए 3 नंबर का, 4 नंबर का। अब ये लोग 3 और 4 नंबर के प्लेयर्स है ही नहीं, ये आखिरी में आने वाले हैं। 5वें, 6ठे, 7वें नंबर पे आने वाले हैं ये ट्रिस्टन स्टब्स, हेनरी क्लासन और डेविड मिलर। ये अपने 5वें, 6ठे, 7वें नंबर पे आएंगे, तब जाके इनकी बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग होगी। तो इन्होंने तो बल्लेबाज पता नहीं खिलाए नहीं, रीजा हेनरिक्स और वांडर डूसन को खिलाना चाहिए था इनको। वांडर डूसन तो टीम में ही नहीं है, लेकिन ठीक है, चलिए क्या कर सकते हैं। रायल रिकल्टन जरूर ठीक लग रहा था, लेकिन वो मुझे लग ही रहा था कि ये वरुण को नहीं समझ पाएगा। ये वरुण चक्रवर्ती को समझना नए बल्लेबाज के लिए मुश्किल है, और ये तो शायद पहली बार ही देख रहा होगा इसको। तो अब आज देखिए रवि बिश्नोई ने, जैसा मैं कह रहा था प्रीव्यू में कि रवि बिश्नोई का इस सीरीज में मुश्किल है, लेकिन इसको तो इन्होंने वर्ल्ड क्लास स्पिनर बना के रख दिया। आप ये बताइए, आप लोगों ने अगर ये मैच देखा हो तो रवि बिश्नोई ने 24 में से 22 बॉल गुगली फेंकी है, क्योंकि वो फेंकता ही गुगली है। 2 बॉल उसने सीधी फेंकी, फ्लिपर फेंकी, ठीक है। डेविड मिलर ने एक ओवर रवि बिश्नोई का ऐसा खेला जिसमें 5 बॉलों में घुमाता रह गया, उसको समझ में ही नहीं आई बॉल, और अल्टीमेटली 6ठी बॉल पे उसने सिंगल लिया है। और वो पूरा आप जाके अगर हाइलाइट्स भी देख लेंगे ना, या पूरे मैच की आप रिकॉर्डिंग अगर आप देख लें, वो पूरी सारी बॉल गुगली फेंकी उसने, क्योंकि वो फेंकता ही है गुगली। और डेविड मिलर को जिंदगी हो गई आईपीएल खेलते हुए, कम से कम 4 साल से तो ये रवि बिश्नोई आईपीएल खेल रहा है। डेविड मिलर को मालूम नहीं है कि ये गुगली ही फेंकता है। तो फिर ऐसे में तेरा ये बल्ला घुमाने की क्या जरूरत है, जैसे कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रही ये बॉल। मैं इसीलिए बोलता हूं व्यूअर्स कि ये बिना पढ़े लिखे होते हैं सारे क्रिकेटर्स, इनको कोई अकल नहीं है। अरे हाथ से बॉल पढ़ना तो बहुत दूर की बात है भैया, जो दुनिया को जो बात पता है वो इनको नहीं पता है। जबकि ये आईपीएल खेल रहे हैं, कितने मैचेस रवि बिश्नोई के अगेंस्ट खेले होंगे, कितने मैचेस देखे होंगे, कितनी बार रवि बिश्नोई को बॉल करते हुए देखा होगा। और जब भी ये मैच खेलते हैं किसी भी टीम के अगेंस्ट, तो सामने वाले बॉलर्स के वीडियोस तो देखते हैं ना कि भैया ये क्या बॉलिंग करता है। इनके कोचेस तो बताते हैं ना इनको, या कोई नहीं बताता है कि ये सिर्फ गुगली फेंकता है। और डेविड मिलर ने उसको हवा बना के रख दिया यार, कुछ भी नहीं करना है इसको। आपको मालूम है जबकि बॉल की डायरेक्शन क्या आने वाली है, बॉल किस जगह स्पिन होगी, उसके बाद भी आप नहीं खेल सकते। ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है डेविड मिलर ने। डेविड मिलर अच्छा बैट्समैन है, और डेविड मिलर लेकिन ऐसा कबाड़ा किया इसने, पूरा बिल्कुल सत्यानाश करके रख दिया। और तुम रवि बिश्नोई को नहीं खेल सकते तो वरुण चक्रवर्ती को क्या खेलोगे फिर। असल में पता है वो डेविड मिलर के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसके सामने राइट हैंडर बॉलर आ जाए ना, तो इसको समझ में नहीं आता है स्पिनर। लेफ्ट हैंडर ले आओ, लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर लाओगे ना, तो उसको लपेट लपेट के मारता है, क्योंकि इसको लगता है उसकी बॉल तो अंदर आएगी ऑफ स्टंप से, तो मैं लपेट दूंगा, घसीट दूंगा उसको मिड विकेट के ऊपर। ज्यादातर ये वही शॉट मारता है। आज भी उसने एक छक्का वैसे मारा था, लेकिन इसको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो हाथ से पढ़ने की जो कला है बॉल को, वो तो बल्लेबाजों की बिल्कुल ही खत्म हो गई है। ऊपर से दिमाग इनमें है ही नहीं
कि मतलब किसी बॉलर के बारे में इनको पता हो, हिस्ट्री पता हो उसकी कि क्या बॉल करता है, और जबकि 2500 बार उसको देखा है, 10 बार उसके सामने खेला है, लेकिन नहीं, पता ही नहीं है कि क्या करना है। तो फिर तो हार नहीं है, ऊपर से बैटिंग ऑर्डर का कबाड़ है। तो फिर ये तो 141 पे हो गए ऑल आउट। और उसके बाद मैच प्रेजेंटेशन में वही रोहित शर्मा की टाइप की बातें कर रहा है एडन मार्करम कि हाँ हमको पता है, हमको पता नहीं है, और हमारे बल्लेबाजों ने ऐसा नहीं किया और इंडियन बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया, हमको पता नहीं था कि बॉल ऐसी होने लगेगी। अरे ये वही रोहित शर्मा के टाइप की बातें हैं। मैच की कमेंट्री सुनाओ कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, हमको पता नहीं चला। अरे तो हमको भी पता चल रहा है, पता क्यों नहीं चला? तुम घर में खेल रहे हो यार, शर्म नहीं आती इस टाइप की बात करते हुए? तुम तो अपने घर में खेल रहे हो, तुमको पता होना चाहिए कि विकेट में क्या होगा, मौसम कैसा है, उसके हिसाब से क्या करना है। अरे यार अजीब सी बातें। तो कुल मिला के ये इनका हो गया पैकअप बुरी तरीके से। पहला विकेट गिर गया इनका 8 रन पे, दूसरा 30 पे, तीसरा 44 पे, चौथा 86 पे, पांचवा 87 पे, छठा फिर 87 पे, सातवां 93 पे। फिर क्या पैकअप ही हो गया ना। तो ये ऐसे खेलेंगे तो ये जो मुझे लग रहा था कि ये 3-1 से या 4-0 से इंडिया को हराएंगे, अब मुझे तो लग रहा है इस तरीके की बकवास ये परफॉर्मेंस देंगे तो खुद ही हार जाएंगे 3-1 से या 4-0 से। ये तो हाल है इनका। पता नहीं क्या किया इन लोगों ने। कुछ तो भी बॉलिंग स्पिनर से करवा रहे हो पावर प्ले में, तुम्हारे स्पिनर्स को इतने बड़े सूरमा तो है नहीं यार कि तुम वरुण चक्रवर्ती से अगर करवा रहे हो पावर प्ले में। तो मेरे को एक बात समझ में आती है, तुम खुद चले आए, तुमने जिंदगी में कभी पावर प्ले में बॉलिंग नहीं की, फिर केशव महाराज को भी पिटवा दिया। अजीब सी कप्तानी की, बिल्कुल ही अजीब सी। कुछ तो भी बैटिंग ऑर्डर, कुछ भी बिना सोचे समझे। चलिए अच्छा है, हमारे लिए तो क्या है, हमारी तो टीम जीत गई, हम तो बहुत खुश हैं। अब देखते हैं परसों क्या होता है। अब परसों होगी मुसीबत इन लोगों की कि अब प्रेशर हो जाएगा होम टीम के ऊपर कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ठीक है, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि क्लासन जैसे बल्लेबाज ये ज्यादा फेल होते नहीं है, इनको भी अपनी प्रेस्टीज का तो सवाल रहता है ना। तो अब मुझे तो ट्रिस्टन स्टब्स और क्लासन से ही उम्मीद है, क्योंकि डेविड मिलर ने तो अपनी पूरी बेवकूफी का परिचय दिया है आज। लेकिन ये है कि अब ट्रिस्टन स्टब्स को भैया 1 डाउन पे चलेगा नहीं। वो 1 डाउन पे तो फिर इंडियन बॉलर्स उसको आउट कर देंगे, 1 डाउन पे नहीं चलेगा। और एडन मार्करम भी रोहित शर्मा की तरह गिरा हुआ विकेट ही है। समझ में नहीं आता ये कैसे कप्तानी कर रहा है और क्यों कप्तान बना हुआ है। तो चलिए व्यूअर्स, आपको क्या लगा, मजा आया संजू सैमसन की बैटिंग में या नहीं? और आप लोगों को क्या लगता है परसों के मैच में क्या होगा? संजू सैमसन फिर से रगड़ देगा सेंचुरी, या अभिषेक शर्मा रन बनाएगा, या आपकी बार सूर्या का जलवा देखने को मिलेगा? आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। दिस इज विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।